जुडिशियल सर्विस और एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क केसेस के जजमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। हाय फ्रेंड्स, दिस आसिम फ्रॉम लॉ फैकल्टी ड्यू। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, वो एवरेज स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, यानी कि मुझ जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। तो चूंकि हम लोग एवरेज स्टूडेंट हैं तो हम लोग पढ़ाई भी एवरेज करते हैं, कॉलेज भी एवरेज जाते हैं, और कॉलेज सिर्फ उतना ही जाते हैं जितना में हमारा अटेंडेंस मेंटेन रहे और हम लोगों का नाम डिटेन लिस्ट में ना रहे। इससे बढ़कर अगर देखा जाए तो हमारा जो सेमेस्टर का जो टेन्योर होता है वो 6 महीने का टेन्योर होता है, और शुरू के 5 महीने में हम पूरे सिलेबस का 10 से 15% ही कवर कर पाते हैं। इससे ज़्यादा हमसे हो ही नहीं पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मेहनती नहीं हैं, हम लोग मेहनती भी बहुत हैं। अगर हम लोगों की मेहनत देखनी हो तो लास्ट का जो 1 महीना होता है एग्ज़ाम का टाइम में, उस वक्त हमारी मेहनत की रफ्तार देखिए। उस वक्त हमारी मेहनत की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि हुसैन बोल्ट भी हमारी मेहनत की रफ्तार को देख कर के ताली बजाता है, क्योंकि उस टेन्योर में, यानी कि उस 1 महीने के टेन्योर में हम लोग बाकी के 90% सिलेबस को कवर कर डालते हैं। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद भी हम लोग जस्ट पास हो पाते हैं और पासिंग मार्क्स आता है। लेकिन हम लोगों को तो 60+ चाहिए, क्योंकि 60+ स्कोर करना हम लोगों का पूरा अधिकार है, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत की है। लास्ट के 1 महीने ही सही, लेकिन मेहनत तो पूरी की है, क्योंकि उस वक्त जो हम लोगों ने मेहनत की थी उसमें कोई भी कोताही नहीं की थी, पूरी मेहनत की थी। तो अब सवाल ये है कि क्या हम 60+ स्कोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम स्कोर कैसे किया जाए, यानी कि 60+ का जो हमारा प्राइम गोल है उसे अचीव कैसे किया जाए वो बताऊँगा। तो अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 में मेरे 60+ स्कोर हो गए थे। वैसे उम्मीद थी नहीं हो गए, और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि 4th सेमेस्टर में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 तो पढ़ना ही है, जिसमें लगभग 75 केसेस भी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 में जिस तरह से आंसर राइटिंग की थी वो आंसर राइटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो इस वीडियो में मैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाऊँगा और उसकी आंसर राइटिंग बिल्कुल उसी तरह से करूँगा जिस तरह से मैंने एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग की थी। DU LLB 2014-15 का ये क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आर्टिकल 12 winds up the list of authorities falling within the definition of a state by referring to other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. What are these other authorities? Explain with the help of judicial pronouncement. तो क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो अदर अथॉरिटीज़ यानी कि डिफिनेशन ऑफ स्टेट से संबंधित है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है। तो जैसे ही आपके सामने में ये क्वेश्चन है तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी भी लिखनी है और केसेस भी लिखने हैं। तो सवाल आता है कि आप सबसे पहले क्या याद करने की कोशिश कीजिएगा, केस या थ्योरी। तो ध्यान रखिए, मेरे हिसाब से आप सबसे पहले केस को याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपको केस याद आ गया तो उस केस में ही सेक्शन भी होता है और उस सेक्शन से रिलेटेड ही थ्योरी आपको लिखनी होती है, कोई दूसरा थ्योरी लिखना नहीं होता है। तो अगर आपको केस याद आ जाएगा तो केस से रिलेटेड सेक्शन और थ्योरी तीनों आपको याद आ जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप थ्योरी पहले याद कर लें और थ्योरी याद आ जाए तो केस के नाम भी याद आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि तब तक आप केस का नाम ही भूल जाएं। इसलिए सबसे पहले केस का नाम याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप केस याद कर लेंगे तो बाकी तीनों आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम आंसर राइटिंग पे आते हैं। आंसर राइटिंग जो है वो थ्योरी के पोर्शन से स्टार्ट होगा, और वो कुछ इस तरह से हो सकता है। द एफोरसेड क्वेश्चन यानी कि उपरोक्त क्वेश्चन जो है वो डिफिनेशन ऑफ स्टेट यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से रिलेटेड है, और स्टेट के अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तीसरा, ऑल लोकल अथॉरिटीज़। और चौथा, अदर अथॉरिटीज़। तो जो चौथा पॉइंट है अदर अथॉरिटीज़, यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। तो हमारा जो केस होगा वो अदर अथॉरिटीज़ से ही रिलेटेड होगा। तो आगे हम लिखेंगे, द लैंडमार्क केस रिलेटेड टू द डिफिनेशन ऑफ अदर अथॉरिटीज़ इज मेंशन हियर इन आफ्टर। इसके बाद फिर हम ब्लैक पेन से केस का नाम लिखेंगे और अंडरलाइन कर देंगे, फिर फैक्ट लिखेंगे और फिर फैक्ट को डिस्क्राइब करेंगे, जो कुछ इस प्रकार होगा कि इस केस में जो पटिशनर होते हैं वो बर्मा शेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में क्लर्क होते हैं, और इसे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ओवरटेक कर लिया जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक विंग होता है। और जब हमारे पटिशनर रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के रूप में उनको पेंशन 165 रुपये 99 पैसा पर मंथ मिलता है। लेकिन एक नोटिफिकेशन के माध्यम से कॉरपोरेशन जो है वो पेंशन के अमाउंट को घटा करके 40 रुपया 5 पैसा कर देती है पर मंथ।
तो इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट में जो पिटिशनर होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत, और वहाँ पे अपना कंटेंशन ये देते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है वो उस नोटिफिकेशन से उनके राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि उनका फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के तहत, उसका वायलेशन हो रहा है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1977 के माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के श्रेणी से हटा दिया गया था। और ये जो केस का जो जजमेंट आया है वो 1981 में आया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जजमेंट 1981 में आया है, लेकिन केस जो है वो 1977 से पहले ही फाइल की गई थी, और उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट था। उसके बाद फिर हम रेस्पोंडेंट भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कंटेंशन पे आएंगे। उसका कंटेंशन ये होता है कि कोई भी आदमी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वो तभी जा सकता है जब उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन स्टेट के द्वारा किया गया हो, और सुप्रीम कोर्ट स्टेट के अगेंस्ट में रीट इशू कर सकती है। तो भारत पेट्रोलियम का कंटेंशन ये होता है कि चूंकि हम यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो तो स्टेट है ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट में कोई रीट इशू कर ही नहीं सकती है, तो पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा है, वो तो जा ही नहीं सकता है। तो इशू ये होता है कि क्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो अदर अथॉरिटी के तहत स्टेट की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि स्टेट की श्रेणी में आएगा तभी ये पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करेगी, और अगर नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट इस पिटिशन को इंटरटेन नहीं करेगी। उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को मेंशन करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अदर अथॉरिटी जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में मेंशन है उसको ऑब्जर्व करती है और कुछ टेस्ट फॉर्मुलेट करती है और कहती है कि कौन कौन से अथॉरिटीज़ अदर अथॉरिटीज़ के श्रेणी में आएगी और स्टेट कहलाएगी। तो पहला ये होता है कि जिसका इंटायर शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हो वो अदर अथॉरिटी में आएगी और स्टेट कहलाएगी। दूसरा ये है कि जो स्टेट के डायरेक्ट कंट्रोल में हो वो भी स्टेट कहलाएगी। तीसरा है कि जो स्टेट के द्वारा प्रोटेक्टेड हो यानी संरक्षित हो वो भी स्टेट कहलाएगी। चौथा ये है कि जिसका काम पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हो वो भी स्टेट कहलाएगी। और पांचवा ये है कि अगर उस अथॉरिटी को गवर्नमेंट को ही ट्रांसफ़र कर दिया गया हो तो फिर वो अदर अथॉरिटी जो है वो स्टेट कहलाएगी। उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की हेडलाइन बनाएंगे और फिर आगे ये लिखेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट फॉर्मुलेट किया उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि गवर्नमेंट की कोई भी कंपनी जो कि इंडियन कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो, जैसा कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के अंतर्गत अदर अथॉरिटीज़ के परव्यू में आएगी और उसे स्टेट कहा जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आगे ये कहती है कि अदर अथॉरिटीज़ का जो दायरा है वो बहुत ही वाइड है और ये इसके अंतर्गत स्टैट्यूटरी बॉडी के साथ साथ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी आते हैं, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, दूसरा कोई भी रजिस्टर्ड सोसाइटी और तीसरा कोई भी ऐसी बॉडी जिसका संबंध जो है वो गवर्नमेंट से है। तो इस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लिख देंगे और फिर फाइनली जो है हम अपने आंसर को क्लोज करेंगे इस तरह से कि ऊपर जितने भी अथॉरिटीज़ हैं वो अदर अथॉरिटीज़ के डिफिनेशन में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 के तहत। तो इस तरह से हम अपने आंसर राइटिंग को समाप्त कर देंगे। तो ये मेरे लिखने का तरीका है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप इसे अडॉप्ट कर सकते हो, अगर अच्छा ना लगे तो आप इसे बिल्कुल भी अडॉप्ट मत करना। और अगर कुछ पोर्शन अच्छा लगता है तो जो पोर्शन अच्छा लगे ना उसे आप अडॉप्ट कर लो। मेरी बस यही कोशिश रहती है कि किसी भी स्टूडेंट का बैक ना लगे और अगले लेवल पे मेरी कोशिश ये रहती है कि बैक तो ना ही लगे और साथ ही साथ उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएँ, ताकि जब मार्क्स सामने में बंदा देखे ना तो वो मुस्कुराने की हालत में हो। तो बस सबके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मैं भी मुस्कुराता रहूँ ताकि मेरे भी मार्क्स अच्छे आते रहें। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो आप और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।